हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग क्लास 11th अकाउंट्स में अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर पढ़ रहे थे। आज आप लोग का लेक्चर 2 है, जिसमें आज हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को अकाउंटिंग इक्वेशन में कवर करने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार रहने वाला है आज का क्लास। तो चलो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। चलो बच्चों, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में अकाउंटिंग इक्वेशन शुरू की थी। हम लोग उसको फटाफट क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है? तो अक्सर अकाउंटिंग इक्वेशन डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। एक मैथमेटिकल इक्वेशन होता है जिसमें हर एक ट्रांजेक्शन्स के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट साइड, दूसरा क्रेडिट साइड। सर, अकाउंटिंग इक्वेशन में डेबिट साइड को रिप्रेजेंट करता है एसेट और क्रेडिट साइड को रिप्रेजेंट करता है कैपिटल और लायबिलिटीज। अब देखो, ये कैपिटल और लायबिलिटीज दोनों मिला के क्या होता है? टोटल लायबिलिटीज। क्योंकि कैपिटल भी एक प्रकार का इंटरनल लायबिलिटीज है। ठीक है, इंटरनल लायबिलिटीज और एक्सटर्नल लायबिलिटीज मिलके बनता है टोटल लायबिलिटीज। ठीक है सर, बेसिकली ये तीन अकाउंटिंग इक्वेशन जनरली आपको देखने को मिलेगा। एक इक्वेशन रहता है जो जनरल इक्वेशन है, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज और लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल। तो ये कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज। अब कभी अगर आपको कैपिटल निकालने के लिए बोल दे, कभी आपको लायबिलिटीज निकालने के लिए बोल दे, तो आप ये इक्वेशन यूज करोगे। बट जनरली जब आपको बोलेगा कि इस ट्रांजेक्शन्स को अकाउंटिंग इक्वेशन में प्रेजेंट करो, तो आपको कौन सा इक्वेशन यूज करना है? आपको इक्वेशन यूज करना है एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने ये एसेट इक्वल टू कैपिटल लायबिलिटीज को डिराइव किया था बैलेंस शीट के थ्रू। बैलेंस शीट के थ्रू हमने समझा था कि हमने जो भी लैंड खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, मशीनरी खरीदा, फर्नीचर खरीदा, ठीक है, ये सब हमारे पास कहां से आया? इसके लिए फंड चाहिए था। और ये फंड कहां से आया? सर, ये फंड ऑनर लाया अपने घर से, तो उसे हम सर कैपिटल बोलते हैं। और बाहर वालों से लेके आया तो वो क्या होता है? वो लायबिलिटीज के रूप में होता है। जैसे बाहर वालों बैंक से कर्जा लिया तो बैंक लोन हो गया, उधार स्टॉक खरीदा तो उसके वजह से क्रेडिटर अराइज हुआ। तो हमने ये देखा कि हमारे पास जो भी एसेट होता है उसके लिए जो फंड आता है वो कैपिटल और लायबिलिटीज के थ्रू आता है। इसी वजह से हमारा हमेशा एसेट जो होता है कैपिटल और लायबिलिटीज के बराबर मैच कर जाता है। ठीक है, चलो आगे हमने क्या देखा कि सर अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन के लिए हमें क्या सब पॉइंट दिमाग में रखनी है। तो हमने बोला कि देखो, जब भी आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगी तो आपको सबसे पहले बेसिक इक्वेशन यही रखना है। ये हमारा बेसिक इक्वेशन है। सर बेसिक इक्वेशन क्या है? एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। और हमने बोला एवरी ट्रांजेक्शन के दो इंपैक्ट होते हैं, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड एसेट को रिप्रेजेंट करता है, क्रेडिट साइड कैपिटल और लायबिलिटीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। सारे खर्चे और लॉस को हम कैपिटल में से घटाएंगे। ठीक है, ये चीज हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में भी सीखे थे कि एक्सपेंसेस और लॉस कैपिटल को कम करता है, क्योंकि और ये जो इनकम और गेन्स होता है वो कैपिटल को बढ़ाता है, कैपिटल को इंक्रीज करता है। ठीक है, उसके बाद हमने बोला था कि ड्रॉविंग्स जो होगा वो भी ड्रॉविंग्स कैपिटल में से क्या होगा? घटेगा। कैपिटल में से क्या होगा? घटेगा। ठीक है, ये सारी की पॉइंट्स थी। उसके बाद हम लोगों ने कुछ बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए कुछ बेसिक ट्रांजेक्शन्स लिए थे और उससे हम लोग सीखे थे कि कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन तैयार किया जाता है। जैसे कि देखो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश से अगर हम बिजनेस स्टार्ट किए 1 लाख रुपीज, तो हमारा क्या हुआ? कैश 1 लाख बढ़ गया और साथ में कैपिटल भी बढ़ गया। अगर वहीं पे रहता स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स, गुड्स भी रहता कि बिजनेस जब शुरू किया तो बिजनेस का ऑनर पैसा भी लाया और साथ में गुड्स भी लाया, तो सर क्या होता है? स्टॉक भी, यहाँ पे कैश तो बढ़ता ही, साथ में स्टॉक भी बढ़ता और साथ में कैपिटल भी बढ़ जाता। वहीं पे सर ऐसा हो सकता है कि ऑर्डर जो है साथ में कैश भी लाए, गुड्स भी लाए, और ऐसा हो सकता है कि कुछ एसेट भी लाए। जैसे फर्नीचर उसके घर में था तो फर्नीचर लेके आ गया, तो सर क्या होगा? उसके इसमें एसेट के रूप में फर्नीचर बढ़ जाएगा और साथ में उतना से कैपिटल बढ़ेगा। जो कुछ भी लाता है, फर्नीचर लाता है, स्टॉक लाता है, कैश लाता है, बैंक लाता है, जो भी लाता है बिजनेस ऑनर, वो एसेट होता है बिजनेस के लिए, साथ में कैपिटल भी बढ़ता है। कैपिटल भी इंटरनल लायबिलिटीज बिजनेस के लिए। ठीक है, उसके बाद हमने देखा फर्नीचर परचेज करते हैं नगद में। अगर फर्नीचर नगद में खरीदते हैं, कोई भी एसेट खरीदते हैं, जैसे मशीन खरीदे, फर्नीचर खरीदे, कोई बिल्डिंग खरीदे, लैंड खरीदे, कार खरीदे, तो उससे क्या होता है? हमारा एसेट बढ़ता है,
हमारा क्या होता है, एसेट बढ़ता है। तो आपने देखा जैसे फर्नीचर खरीदा तो हमारा फर्नीचर बढ़ा, ठीक है। और साथ में क्या होगा, अगर हम नगद खरीदते तो हमारा क्या होगा, कैश और बैंक घट जाएगा, कैश और बैंक घट जाएगा। तो इक्वेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा सर, इक्वेशन पे एसेट बढ़ा और घटा तो एसेट में भी जीरो हुआ, कैपिटल लायबिलिटीज में भी जीरो हुआ, इसका अकाउंटिंग इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। उसी तरह से हमने देखा अगर गुड्स कैश में खरीदते हैं, गुड्स कैश में खरीदते हैं तो क्या होगा सर, अगर गुड्स कैश में खरीदते हैं तो हमारा गुड्स यानी स्टॉक बढ़ जाएगा, हमारा स्टॉक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और सर कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। फिर गुड्स अगर हम सेल करते हैं तो, अगर हम गुड्स को बेचते हैं तो हमारा क्या होगा सर, स्टॉक माइनस हो जाएगा, स्टॉक क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और सर सब जब जब गुड्स बेचेंगे तो हमारे पास कैश आएगा, कैश प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर सर अगर हम उधार खरीदते हैं गुड्स, हमने क्या किया, गुड्स को उधार खरीदा। अब देखो उधार खरीदोगे तो सबसे पहले गुड्स खरीदोगे तो हमारे पास स्टॉक आएगा, स्टॉक हमारे लिए एसेट है तो स्टॉक प्लस हो जाएगा। और उधार खरीदे तो कैश तो नहीं जा रहा है, कैश तो माइनस नहीं होगा, क्या होगा सर, उधार खरीदेंगे तो हमारा एक लायबिलिटीज बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि हम जिससे भी उधार खरीदे फ्यूचर में उसको पेमेंट करना पड़ता है, और अगर जिसको फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ता है वो हमारे लिए लायबिलिटीज है। तो जिससे हम गुड्स उधार खरीदे वो हमारे लिए सर क्रेडिटर होता है, और उससे हमारा क्रेडिटर क्या होता है, बढ़ जाता है, क्रेडिटर क्या होता है, बढ़ जाता है। फिर हमने बोला अगर हम गुड्स को उधार बेच दिए तो, अगर गुड्स को उधार बेच दिए तो सबसे पहले बेचे गुड्स तो आपके पास से गुड्स चला गया, और गुड्स चला जाएगा तो आपका स्टॉक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमने क्या किया, स्टॉक को माइनस कर दिया, स्टॉक को क्या किया, माइनस कर दिया। फिर उसके बाद सर अगर गुड्स चला गया और साथ में ये भी बोला कि हम जिसको उधार बेचे हैं ये वो बोला कि हम फ्यूचर में आपको पेमेंट कर देंगे, यानी मुझे फ्यूचर में पैसा मिलना है। तो अगर हमको फ्यूचर में पैसा मिलना है, हम जिसको उधार बेचे हैं वो फ्यूचर में पेमेंट करेगा तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा सर, एसेट कहलाएगा, वो हमारे लिए डेटर कहलाएगा। डेटर कौन होता है, डेटर वो व्यक्ति होता है जिसको हम उधार बेचते हैं। तो उधार बेचते हैं तो फ्यूचर में उससे पैसा आने वाला होता है, वो हमारा डेटर होता है, वो हमारा एसेट होता है। तो एक तरफ से तो एक एसेट था हमारा स्टॉक जो घट गया, स्टॉक घट गया, और दूसरा क्या हुआ सर, हमारा डेटर क्या हुआ, प्लस हो गया, डेटर हमारा बढ़ गया, डेटर हमारा क्या हुआ, बढ़ गया, ठीक है। चलो आगे आगे अगर सर कोई खर्चा करते हैं, जैसे सैलरी पे किए, रेंट पे किए, इलेक्ट्रिसिटी पे किए, बिजली बिल पे किए, कुछ भी पे किए, जो भी कोई भी खर्चा है, अगर कोई खर्चा है तो आप मुझे बताओ कि खर्चा होने से क्या होगा सर। एक तो खर्चा होगा, खर्चा होगा तो हमारा सर हमने आपने बताया था कि खर्चा और लॉस की वजह से क्या होता है, कैपिटल घट जाता है। खर्चा हुआ तो सर हमारा एक्सपेंसेस की वजह से हमारा कैपिटल क्या हुआ, माइनस हो गया। और दूसरा सर खर्चा करेंगे तो पेमेंट करेंगे, स्टाफ को सैलरी देंगे, वर्कर को मजदूरी देंगे, रेंट देंगे, किराया देंगे, बिजली बिल देंगे, तो इससे क्या होगा सर, कैश घटेगा, कैश क्या हो जाएगा, घटेगा, कैश हमारा एसेट होता है, ठीक है। फिर हमने बात किया था कि एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया इन बिजनेस, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया इन बिजनेस। तो अगर आप एडिशनल कैपिटल बिजनेस में लगाते हो तो सर एडिशनल कैपिटल लगाते हो तो सर हमारा कैपिटल बढ़ता है, और जो भी कैश और बैंक या जो कुछ भी लाते, जो भी एसेट लाते, हम यहां मान के चल रहे हैं कि कैश लाया तो हमारा कैश बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर हम बैंक से लोन लेते हैं सर, बैंक से लोन लेते हैं तो एक तो हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, और दूसरा साथ में हमारा लायबिलिटीज बैंक लोन के रूप में एक नया लायबिलिटीज आ जाएगा, ठीक है। इतना सब हम लोगों ने लास्ट क्लास में चर्चा किया था, मैंने आप लोगों को रिवाइज करा दिया। और आई होप कि देखो ये अभी जो मैंने ट्रांजैक्शन बताया बहुत ही बेसिक लेवल का ट्रांजैक्शन है, और ये बार बार आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये आप आगे चैप्टर पढ़ोगे जर्नल एंट्री, उसमें मिलेगा, उसके बाद लेजर पोस्टिंग सीखोगे, कैश बुक सीखोगे। तो अभी से अगर आपको इसकी समझ आ रही है तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, आगे जितना भी चैप्टर पढ़ेंगे आपको स्मूथली समझ में आएगा। और अगर अभी आपको दिक्कत हो रहा है कि सर ये एसेट कैसे बढ़ रहा है, कैपिटल कैसे बढ़ रहा है, तो फिर दिक्कत है। तो आप मुझे जरूर बताना कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शंस जो मैंने बताया, आप बस याद मत कर लेना कि इससे कैश बढ़ रहा है और क्या बोलते हैं कैपिटल बढ़ रहा है, लायबिलिटीज बढ़ रहा है, ये मत याद करना। आप भी खुद दिमाग लगा के सोचना कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू सच में कैश बढ़ रहा है क्या, सच में लायबिलिटीज बढ़ रहा है क्या, सच में कैपिटल बढ़ रहा है क्या। अगर आपको ये चीज सही नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं बढ़ नहीं रहा है बट सर ने लिख दिया है, तो आप जरूर पूछना कि सर ये जो एग्जांपल है, ये जो ट्रांजैक्शंस है, इसमें सर कैपिटल कैसे बढ़ गया, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए।
कैश कैसे बढ़ गया एक्सप्लेन कीजिए। तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में एग्जांपल के साथ कवर कर लेंगे, और अगर कमेंट्स में लगता है तो मैं कमेंट्स में भी आप लोग को रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो चलो आज क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग और भी बहुत सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं जो स्पेशल नेचर के हैं, उसके इफेक्ट और उसके अकाउंटिंग इक्वेशन के इफेक्ट को समझेंगे। यानी हम लोग आज के क्लास में ऑलमोस्ट सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है, और आज का भी क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल रहने वाला है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम करना शुरू करेंगे। हो सकता है अगर आज मेरे को टाइम मिल जाता है तो एक आप लोग को एक प्रैक्टिकल्स मैं करके दिखा दूंगा, उस बेसिस पे आप लोग कोशिश करना, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कवर करेंगे। ऑलमोस्ट हम लोग का अकाउंटिंग इक्वेशन 4 से 5 क्लास में खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम लोग कहां तक कंप्लीट कर लिए थे। अब मैं क्या कर रहा हूं, आपको ये इक्वेशन बना के नहीं दिखा रहा हूं, अब मैं ट्रांजैक्शंस के एस्पेक्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसका असेट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कैपिटल पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, लायबिलिटीज पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने 9 नंबर तक किया था, अब ट्रांजेक्शन नंबर 10 स्टार्ट करता हूं। ट्रांजेक्शन नंबर 10 क्या है, अगर हम विड्रॉ करते हैं कैश, ध्यान से सुनना, विथड्रॉ करते हैं कैश फॉर पर्सनल यूज, विथड्रॉ करते हैं कैश या बैंक जो भी बोलो, विथड्रॉ करते हैं, अभी मैं कैश को समझा देता हूं, विथड्रॉ करते हैं कैश फॉर पर्सनल यूज, विथड्रॉ करते हैं कैश फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, अब देखो इस ट्रांजेक्शन को समझो, इसको अगर हिंदी में बताऊं तो क्या हुआ कि यहां पे क्या हो रहा है, कैश निकाल रहे हैं पर्सनल यूज के लिए। कैश, कैश का मतलब क्या होता है, नगद। ठीक है, कैश निकाला फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज। अब देखो ये कौन करेगा, ये कौन निकालेगा, पर्सनल यूज के लिए कौन निकाल सकता है, एम्प्लॉय को तो सैलरी मिलता है, एम्प्लॉय तो निकाल नहीं सकता है, वर्कर को उसका वेजेज मिल जाता है। ठीक है, ये कौन निकालता है, ये बिजनेस का ऑनर निकालता है। बिजनेस का ऑनर जिस तरह से कैपिटल पैसा लगाता है बिजनेस में, उसी तरह से उसको जब जब जरूरत पड़ता है तो वो बिजनेस से पैसा निकालता है। ठीक है, जब बिजनेस से पैसा निकालता है उसे हम ड्रॉविंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, वो कैश भी निकाल सकता है, वो गुड्स भी निकाल सकता है, बैंक से भी पैसा निकाल सकता है, वो कोई एसेट भी पैसा, एसेट भी बिजनेस से निकाल सकता है। तो अब जरा देखो कि इसके वजह से हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन को इस तरह से लिखेंगे, ए इक्वल टू एसेट होता है, ए इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। आप कोशिश करना फुल फॉर्म लिखना। ए का मतलब क्या होता है सर, ए का मतलब असेट होता है, मैं इसमें लिखा देता हूं, ए का मतलब असेट होता है, सी का मतलब सर कैपिटल होता है, एल का मतलब लायबिलिटीज होता है। ठीक है, कैपिटल, एल का मतलब क्या होता है, लायबिलिटीज होता है। इसी तरह से ए इक्वल टू सी प्लस एल, यानी एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक है, आप लोग कभी भी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना, हमेशा फुल फॉर्म यूज करने की कोशिश करना। अब बताओ कि अगर हम कैश निकाल रहे हैं पर्सनल यूज के वजह से, के लिए कैश निकाल रहे हैं पर्सनल यूज के लिए, तो क्या होगा, तो सर कैश निकाल रहे हैं तो हमारा कैश क्या होगा, बिजनेस में से माइनस होगा। कैश क्या हो जाएगा, बिजनेस में से माइनस होगा। ठीक है, वेरी गुड। और सर बिजनेस के ऑनर ने पैसा निकाला है, यानी कैपिटल में से पैसा निकाल रहा है, तो सर कैपिटल भी कम होगा। जो सर कैपिटल कम होता है उसे हम ड्रॉविंग के नाम से जानते हैं, जो कैपिटल कम होता है उसे ड्रॉविंग के नाम से जानते हैं, और उसे कैपिटल में से माइनस करते हैं सर, उसे माइनस करते। तो मान के चलो अगर हमने 10,000 रुपया का ड्रॉविंग किया, हमने 10,000 का ड्रॉविंग किया, तो सर 10,000 हमारा क्या हो जाएगा, कैश भी कट जाएगा, और हमारा ड्रॉविंग के रूप में 10,000 कैपिटल में से घट जाएगा। इससे सर इक्वेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो देखो आपका असेट 10,000 से कम हो गया, असेट क्या हो गया, 10,000 से कम हो गया, इक्वल टू कैपिटल भी आपका 10,000 से क्या हो गया, कम हो गया, और लायबिलिटीज में तो कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ा, लायबिलिटीज में तो कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ा। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया कि अगर हम पर्सनल यूज के लिए कैश निकाल रहे हैं तो कैश क्या होगा, कम जाएगा, यानी असेट कमेगा और साथ में कैपिटल कमेगा, और उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉविंग्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो दूसरा केस, दूसरा केस, अगर हम विड्रॉ करते हैं कैश, आप अभी भी विड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, विड्रॉ करते हैं कैश, लेकिन ये कैश कहां से निकाल रहे हैं, बैंक से निकाल रहे हैं, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, कहां से निकाल रहे हैं, बैंक से निकाल रहे हैं, फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज। अब यहां पे क्या हो रहा है सर, यहां पे हो रहा है कि जो हम कैश बैंक से निकाल रहे हैं, कैश
बैंक से निकाला फॉर पर्सनल यूज, कैश बैंक से निकाला फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए हम क्या कर रहे हैं, बैंक से कैश निकाल रहे हैं। अब आप हमें फटाफट बताओ कि इसके वजह से हमारे इक्वेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज पे क्या पड़ेगा सर। तो सर अगर हम बैंक से कैश निकालते हैं, जरा वीडियो को पॉज कर लो और सोचो कि बैंक से कैश निकाल रहे हैं कैश, लेकिन हमारे बिजनेस में कौन सा एसेट जा रहा है, सर हमारे बिजनेस में बैंक का बैलेंस कम हो रहा है। वेरी गुड, तो हमारे बिजनेस में क्या होगा सर, हमारे बिजनेस में बैंक का जो बैलेंस है वो कम हो जाएगा। मान के चलो कि हमने 10,000 रुपया अगर बैंक से निकाला, मैं सारे एग्जांपल्स में 10,000 मान के चलता हूं जिससे कि वो आपको क्लैरिटी देगा। तो बैंक से हमने सर 10,000 निकाला, तो हमारा बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा, 10,000 से कम हो जाएगा। और सर पैसा तो पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं, कौन निकाल रहा है सर, बिजनेस का ऑनर निकाल रहा है, और बिजनेस का ऑनर जब भी निकालता है तो उससे कैपिटल क्या हो जाता है, कम हो जाता है सर। इसे हम क्या बोलेंगे सर, ड्रॉविंग बोलते हैं। जब पैसा निकालता है तो उसे ड्रॉविंग के नाम से जानते हैं, और ये सर माइनस करता है कैपिटल को। सर 10,000 हमने निकाला बैंक से, तो हमारा 10,000 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसका अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या असर पड़ेगा सर, इसका अकाउंटिंग इक्वेशन पे असर पड़ेगा कि बैंक बैलेंस 10,000 से कम हो जाएगा और आपका कैपिटल भी 10,000 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब आपको देखो इक्वेशन आपका क्या हो रहा है, मैच कर रहा है। लायबिलिटी साइड कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लायबिलिटी साइड कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ये भी एग्जांपल है आपका अकाउंट, इसी के संबंध में, विड्रॉल पर्सनल यूज के संबंध में। ये कितना नंबर था, ये अब रहेगा 12 नंबर। 12 नंबर क्या है कि हम कोई असेट निकाल रहे हैं। यहाँ पे एग्जांपल ध्यान से सुनना मेरी बात। विथड्रॉ कर रहे हैं गुड्स, विथड्रॉ गुड्स ऑफ ₹10,000 एंड असेट, असेट मैं नाम दे देता हूं फर्नीचर। फर्नीचर बिजनेस में एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, तो फर्नीचर 5,000 का था, हमने 5,000 का निकाल रहे हैं फॉर पर्सनल यूज। मैंने क्या बोला, विथड्रॉ गुड्स ऑफ ₹10,000 एंड फर्नीचर ऑफ ₹5,000 फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज। तो यहां क्या हो रहा है सर, यहां पे क्या हो रहा है कि गुड्स 5,000 का, गुड्स 5,000 का, गुड्स ₹5,000 का, एंड सॉरी गुड्स 10,000 का था, गुड्स 10,000 का, एंड फर्नीचर ₹5,000 का, फर्नीचर ₹5,000 का। बिजनेस से निकाला, बिजनेस से यानी आपका जो व्यापार है उससे निकाल रहे हैं फॉर पर्सनल यूज। बिजनेस से निकाला इसलिए पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए। अब जरा फटाफट वीडियो को पॉज करो और शांति से सोचो कि हमारे इक्वेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, यानी हमारे असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज का जो हमारा इक्वेशन है, इस पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो सर हमारा असेट, अगर हम फर्नीचर निकाल रहे हैं, गुड्स निकाल रहे हैं, तो ये दोनों तो हमारे लिए सर एसेट है, यानी हमारा स्टॉक भी एसेट है। हमारा स्टॉक क्या है, एसेट है। तो सर स्टॉक निकाल रहे हैं बिजनेस में से, तो सर हमारा स्टॉक क्या हो जाएगा, 10,000 से कम हो जाएगा। और सर हमने फर्नीचर भी निकाला है बिजनेस से, तो फर्नीचर भी हमारा क्या होगा सर, हमारा फर्नीचर भी 5,000 से कम हो जाएगा, ठीक है। तो सर हमारा नेट एसेट्स टोटल मिला के 15,000 से कम हो रहा है। हमारा जो असेट है वो कितना से कम हो रहा है सर, 15,000 से हमारा असेट कम हो रहा है। और सर ये सब जो निकाल रहे हैं किस चीज के लिए निकाल रहे हैं, पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं। बिजनेस का ऑनर, व्यापार का जो मालिक है वो पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है। तो सर इससे हमारा क्या हो जाएगा सर, कैपिटल भी कम हो जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम बोलते हैं ड्रॉविंग बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, ड्रॉविंग्स बोलते हैं। तो सर ड्रॉविंग्स की वजह से हमारा टोटल 15,000 का कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमारा कैपिटल भी 15,000 कम हो गया। अब मुझे फटाफट बताओ बच्चों, इसके वजह से हमारा कोई लायबिलिटीज पे असर पड़ेगा। सर बिजनेस का मालिक का पैसा था, मालिक ने उसमें से पैसा निकाल लिया, इससे कोई बिजनेस पे, बिजनेस के लायबिलिटीज पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कोई लायबिलिटीज पे कोई असर नहीं, यानी ये नील का नील रहने वाला है, ठीक है। तो चलो आपने देखा
हम पर्सनल यूज के लिए कभी कैश निकाल लेते हैं, कभी स्टॉक निकाल लेते हैं, कभी कोई फर्नीचर निकाल लेते हैं, कभी बैंक से पैसा निकाल लेते हैं। तो उसके वजह से जो भी चीज निकालते हैं वो हमारा असेट होता है, वो कम हो जाता है और साथ में हमारा कैपिटल घट जाता है। ठीक है, तो हमने ड्रॉविंग्स के सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम कोई एसेट खरीदते हैं, परचेज करते हैं कोई फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट्स में मशीन हो सकता है, कोई लैंड हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। मैं इसका एग्जांपल भी लिख देता हूँ फिक्स्ड एसेट्स का। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, कोई मशीन हो गया, कोई प्लांट हो गया, फर्नीचर हो गया, एटसेट्रा। बहुत सारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। आपने फिक्स्ड एसेट्स के डिफिनीशन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़ रखे हैं। ठीक है, हमने क्या कर रहा है, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, अब परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑन कैश, अगर नगद खरीदते हैं तो क्या होगा सर, नगद खरीदते हैं तो क्या होगा, एक तरफ से हमारा एसेट, ये भी आप देख लो, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मैं बोल देता हूं परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इसका जो फिक्स्ड एसेट्स जो हम परचेज करते हैं, ऐसा हो सकता है ऑन कैश हो सकता है। ठीक है, इसको दो केस बना देता हूं। ऑन कैश, हमने फिक्स्ड एसेट्स खरीदा नगद में, मैंने क्या लिख रहा हूं, यहां पे लिख देता हूं आप लोग को कि फिक्स्ड एसेट नगद में खरीदा, फिक्स्ड एसेट नगद में खरीदा। ठीक है, यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग फिक्स्ड एसेट्स नगद में खरीद रहे हैं। तो इसके वजह से आप बताओ मुझे फटाफट कि इसके वजह से अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज पे क्या असर पड़ेगा। सर अगर हम फिक्स्ड एसेट्स नगद में खरीदेंगे तो हमारा क्या होगा सर, फिक्स्ड एसेट्स तो आएगा, यानी फिक्स्ड एसेट्स मशीन फर्नीचर जो भी होगा वो फिक्स्ड एसेट्स तो प्लस होगा सर, लेकिन साथ में क्या हो जाएगा, फिक्स्ड एसेट मान के चलो हमने 10,000 का खरीदा तो हमारा फिक्स्ड एसेट 10,000 तो प्लस हुआ, लेकिन सर कैश जो होगा वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि कैश क्या होगा, हम नगद खरीदेंगे तो कैश हमारा चला जाएगा, कैश हमारा क्या हो जाएगा, चला जाएगा। कैपिटल और लायबिलिटीज पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली असेट पे भी आप देखो तो 10,000 प्लस हो रहा है, 10,000 माइनस हो रहा है, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। कैपिटल पे भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, लायबिलिटीज पे भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। यानी नगद खरीदे हमने, अगर कोई भी एसेट जैसे मशीन हमने नगद खरीदा तो मशीन बढ़ा, साथ में कैश चला गया, तो हमारा असेट पे भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, कैपिटल पे भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, लायबिलिटीज पे भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं वही फिक्स्ड एसेट्स अगर हम उधार खरीदते हैं तो, वही फिक्स्ड एसेट्स अगर हम उधार खरीदते हैं, मैंने यहाँ पे क्या बोला कि फिक्स्ड एसेट्स नगद में नहीं खरीद के उधार खरीदा, फिक्स्ड एसेट्स क्या खरीदा, उधार खरीदा। तो आप हमें बताओ कि अगर हम फिक्स्ड एसेट्स उधार खरीदेंगे तो हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स आएगा, फिक्स्ड एसेट्स बढ़ेगा। ठीक है, और उधार खरीदेंगे तो कैश तो नहीं जाएगा मेरी तरफ से, बिल्कुल भी सर कैश तो नहीं जाएगा। एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो आप मुझे फटाफट बताओ कि फिक्स्ड एसेट्स खरीदा तो चलो फिक्स्ड एसेट्स मेरा बढ़ा, फिक्स्ड एसेट्स बढ़ा, 10,000 का मान के चलो हमने खरीदा तो हमारा फिक्स्ड एसेट्स 10,000 का बढ़ गया। ठीक है, चलो अब बताओ कि नगद नहीं खरीदा तो नगद तो कैश तो नहीं जाने वाला है, बट दूसरा क्या होगा सर, हम जिससे भी उधार खरीदते हैं उसे हमें फ्यूचर में पेमेंट करना होता है, और जब भी फ्यूचर में बिजनेस को अगर कोई ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है कि फ्यूचर में किसी को पेमेंट करना है तो वो एक लायबिलिटीज का नाम बन जाता है, वो एक लायबिलिटीज के रूप में बन जाता है सर। उस लायबिलिटीज को हम क्रेडिटर बोलते हैं। जब भी हम किसी से उधार खरीदते हैं तो वो एक क्रेडिटर को जन्म देता है। किसको जन्म देता है, क्रेडिटर को। तो सर हमारा एक क्रेडिटर बढ़ेगा 10,000 से। आपने फिक्स्ड एसेट 10,000 का खरीदा तो 10,000 से हमारा क्या होगा सर, क्रेडिटर बढ़ेगा, यानी लायबिलिटीज बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेटली सर अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होगा, 10,000 से हमारा असेट बढ़ जाएगा, 10,000 से हमारा क्या हो जाएगा, असेट बढ़ेगा, कैपिटल में कोई चेंज नहीं होगा, और हमारा सर क्रेडिटर यानी हमारा लायबिलिटी 10,000 से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमने दोनों चीज देख लिया कि अगर हम फिक्स्ड एसेट्स नगद में खरीदते हैं तो क्या होता है, और अगर उधार में खरीदते हैं तो क्या होता है। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को कवर करते हैं। अगर हम बेचते हैं, हम सेल करते हैं फिक्स्ड एसेट्स को। अब देखो फिक्स्ड एसेट्स के बदले में कुछ भी हो सकता है, हम एक फिक्स्ड एसेट्स एग्जांपल लिए, बदले में कुछ भी होता है। हम स्टॉक को बेचते हैं तो क्या होता है, तो रूल सबके लिए सेम एप्लीकेबल होता है। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट।
सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब सर फिक्स्ड एसेट्स में वही प्लांट मशीन फर्नीचर ये सब जो है वो फिक्स्ड एसेट्स का नाम है। प्लांट मशीन फर्नीचर लैंड बिल्डिंग एटसेट्रा, प्लांट मशीन फर्नीचर एटसेट्रा। आपको डिटेल जो है वो आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में बताया गया था कि फिक्स्ड एसेट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, चलो अगर सर फिक्स्ड एसेट्स सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल हम किए हैं फिक्स्ड एसेट्स कैश में, ऑन कैश। अगर सर नगद में बेचे हैं तो फिक्स्ड एसेट्स को नगद में बेचा, मैंने क्या बोला, फिक्स्ड एसेट्स को नगद में बेचा। फिक्स्ड एसेट्स को नगद में बेचा। तो बताओ कि फिक्स्ड एसेट्स को बेचने से हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या असर पड़ेगा, हमारे एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, चलो बताओ फटाफट। अगर सर फिक्स्ड एसेट्स बेचते हैं तो सबसे पहली बात तो सर हमारा फिक्स्ड एसेट्स चला जाएगा। सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स हमारा क्या हो जाएगा सर, चला जाएगा, यानी जो भी प्लांट मशीन वगैरह बेचे हैं वो हमारा माइनस हो जाएगा। मान के चलो हमने 10,000 का बेचा तो 10,000 चला गया। ठीक है, और सर साथ में नगद में बेचे हैं, नगद में बेचे हैं तो हमारा क्या होगा सर, कैश भी चला जाएगा। कैश भी क्या हो जाएगा, 10,000 से कैश आएगा, चला नहीं जाएगा। अगर हम नगद में बेचते हैं तो पैसा क्या होगा, आएगा, कैश क्या होगा, प्लस होगा 10,000 से। सर ना कैपिटल पे असर पड़ेगा ना लायबिलिटीज पे असर पड़ेगा। ठीक है, तो आप बताओ इसका हम अकाउंटिंग इक्वेशन में टोटल इंपैक्ट क्या हो रहा है असेट पे। सर कुछ भी नहीं हो रहा है, प्लस 10,000 माइनस 10,000 कुछ भी नहीं हो रहा है, कैपिटल पे भी कुछ भी नहीं हो रहा है, लायबिलिटीज पे भी कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो अब हम लोग सेकंड पॉइंट बोलते हैं। अगर हम मान के चलो यहाँ पे उधार में बेच देते, मैंने क्या बोला, ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट फिक्स्ड एसेट्स को हम उधार में बेच दिया, तो फिक्स्ड एसेट्स को उधार में बेचा, फिक्स्ड एसेट को उधार में बेचा, तो सर अगर फिक्स्ड एसेट्स को उधार में बेचते हो आप तो उससे क्या होगा, उससे हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो सर अगर फिक्स्ड एसेट्स को बेचा तो आपका फिक्स्ड एसेट्स आपके पास से चला जाएगा, यानी आपका फिक्स्ड एसेट्स कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिक्स्ड एसेट्स क्या हो जाएगा सर, माइनस हो जाएगा। 10,000 मान के चलो आपने 10,000 में बेचा तो 10,000 माइनस हो गया। लेकिन सर कैश फटाफट नहीं आया, नगद में बेचे थे तो कैश प्लस हो गया था, लेकिन यहाँ पे उधार में बेच रहे हो तो जिस व्यक्ति को उधार बेचे ना वो फ्यूचर में आपको पेमेंट करेगा, अभी पेमेंट नहीं कर रहा है, तो इससे एक एसेट का जन्म हुआ जिसे हम डेटर बोलते हैं। जिस व्यक्ति को उधार बेचते हैं वो हम क्या बोलते हैं सर, उसे हम डेटर बोलते हैं। तो सर आपका डेटर भी 10,000 से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, डेटर भी 10,000 से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, बाकी सर आपका कैपिटल और लायबिलिटीज में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो एसेट पे भी इंपैक्ट नहीं पड़ा क्योंकि प्लस डेटर आपका 10,000 से बढ़ा, बट फिक्स्ड एसेट्स आपका 10,000 से कम हो गया। कैपिटल पे भी कोई असर नहीं पड़ा, लायबिलिटीज पे भी कोई असर नहीं पड़ा। तो इस तरह से हम लोगों ने सीख लिया कि अगर कोई संपत्ति को बेचते हैं, फिक्स्ड एसेट्स को बेचते हैं, तो कैसे इसका अकाउंटिंग इक्वेशन पे इंपैक्ट पड़ता है। अब आपके मन में ये भी सवाल हो सकता है कि सर फिक्स्ड एसेट्स को बेचे, प्रॉफिट ऐसा हो सकता है कि 10,000 का फिक्स्ड एसेट्स हम 12,000 में बेच दिए, 10,000 का 8,000 में बेच दिए। तो देखो वो सब चीज जो होता है ना वो हम लोग प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम करेंगे तो कवर करेंगे। अभी मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सारे ट्रांजेक्शन को कवर कर दूं, बट उसमें भी कुछ कुछ कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा जो हम लोग जब प्रैक्टिकल्स करेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। अभी बस आसान आसान ट्रांजेक्शन, जो नॉर्मल जो ट्रांजेक्शन होता है बिजनेस में, हम उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट ट्रांजेक्शंस को कवर करते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 15, ट्रांजेक्शन नंबर 15। अब देखो, अब बात करते हैं हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सर ये क्या होता है, देखो ये वो खर्चा होता है जो हो गया रहता है बट पेड नहीं हुआ रहता है। मैंने क्या बोला, एक्सपेंसेस हो गया रहता है बट पे नहीं होता है। एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। इसका मतलब क्या हुआ, खर्चा तो हो गया है, खर्चा हो गया है बट इसकी पेमेंट नहीं हुई है, खर्चा
हो गया है बट इसकी पेमेंट नहीं हुई है, बट इसकी पेमेंट नहीं हुई है। ये क्या होता है सर? अब जैसे बताता हूं, हम अपने स्टाफ का सैलरी मार्च का, यानी नॉर्मली क्या होता है कि हमने स्टाफ, मेरा स्टाफ मार्च महीना में काम किया, हमने मार्च में ही उसका पेमेंट कर दिया, मतलब महीने की अंतिम तारीख को, लास्ट डे ऑफ द मंथ जनरली सैलरी मिल जाता है। बट क्या हुआ, किसी कारणवश हम बोले कि इस महीने की सैलरी हम आपको अगले महीने में देंगे, तो हम पेमेंट को क्या कर रहे हैं, डेफर कर रहे हैं। ठीक है, हम इस महीने की पेमेंट अगले महीने में देने की बात कर रहे हैं, यानी खर्चा हो गया है, सैलरी तो हमारा एक्सपेंसेज बुक हो गया है, बट इसकी पेमेंट नहीं हुई है, पेमेंट अगले महीने में होगी, क्योंकि उस महीने में हमारे पास पैसा नहीं था, तो हम अपने स्टाफ को बोला कि हम आपको पेमेंट अगले महीना में करेंगे। उसी तरह से किराया, मकान मालिक आया पैसा लेने के लिए कि सर महीना तो लग गया है, तो अब आप फटाफट मुझे रेंट दे दो। हम बोले सर इस मंथ में थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल का इशू है, पैसा मेरे पास है नहीं, तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट मंथ में इस महीना का भी और अगले महीना का भी रेंट एक साथ दे देंगे। वो भी सामने वाला समझा, चलो इतने दिन से हमारे पास है, कोई भागे तो जा नहीं रहा है, नेक्स्ट मंथ में रेंट दे देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेंट भी, खर्चा तो हो गया बट पेमेंट नहीं हुआ। तो इस तरह से बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं जो कि खर्चा हो गया रहता है। जैसे अगर एग्जांपल बोलूं तो सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गया, ठीक है, सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गया, रेंट आउटस्टैंडिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिजली बिल मान के चलो उस महीना का चुका नहीं पाए, इलेक्ट्रिसिटी आउटस्टैंडिंग हो गया, वेजेज आउटस्टैंडिंग, मतलब जो भी आपका नॉर्मल रेवेन्यू पेमेंट होता है वो अगर आउटस्टैंडिंग हो जाता है तो वो हमारा हो जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सर इसकी नेचर क्या होती है, इसकी नेचर क्या होती है, यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की जो नेचर है, मैं क्या बोल रहा हूं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की जो नेचर होती है वो होती है लाइबिलिटीज की तरह, लाइबिलिटीज की तरह कि आपने काम तो करा लिया बट आपने पेमेंट नहीं किया। ये हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के क्लास में भी सीखे थे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, इसकी क्या नेचर होता है, फिर भी मैं आप लोगों को बता दिया कि नेचर जो होती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की वो लाइबिलिटीज की तरह होती है। तो सर पहली बात, इसका अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या असर पड़ेगा। अब बताओ बच्चों, खर्चा हो गया तो खर्चा होगा तो कैपिटल तो कम हो जाएगा, क्योंकि खर्चा से कैपिटल घटता है। और सर आपने बोला कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेमेंट नहीं किए तो एक लाइबिलिटीज भी बन गया, एक तरफ आपका कैपिटल कम हो रहा है, दूसरे तरफ आपका लाइबिलिटीज बढ़ रहा है, तो यही आपका अकाउंटिंग इक्वेशन बनेगा। तो सर बता ही, नोट करवा दो कि इसका अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगा, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो सर ऐसा क्या होगा कि अगर आपका खर्चा होता है तो सर सबसे पहली बात तो एक्सपेंसेस अगर हुआ आपका तो वो आपके कैपिटल को माइनस कर देगा, कैपिटल को माइनस कर देगा। मान के चलो 10,000 का हमारा खर्चा था जो आउटस्टैंडिंग था, तो 10,000 से हमारा क्या हुआ, कैपिटल माइनस हो गया। साथ में सर आपको एक लाइबिलिटीज क्रिएट कर देगा, ओ बाय एस का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक लाइबिलिटीज की तरह आपको आपके बुक में आ जाएगा, उसकी वजह से आपका लाइबिलिटीज भी 10,000 का बढ़ जाएगा, लाइबिलिटीज भी 10,000 का बढ़ गया है। तो अब देखो सर एसेट में तो आपका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, बट कैपिटल क्या हो गया सर, माइनस 10,000 हो गया, और आपका लाइबिलिटी सर क्या हो गया, प्लस 10,000 हो गया। तो क्या हुआ, अल्टीमेटली कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज प्लस माइनस क्या हो जाएगा सर, जीरो हो गया आपका। अल्टीमेटली क्या हुआ, एसेट भी जीरो है और कैपिटल लाइबिलिटीज भी आपका जीरो है सर। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड नाम से ही आपको पता चल रहा है, प्रीपेड यानी पहले पे कर दिया, प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी एक्सपेंसेस जिसे हम एडवांस में पे कर देते हैं उसे हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसे हम बोलते हैं एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, यानी ऐसा खर्चा जिसे हम एडवांस में पे कर दिया। मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसा खर्चा जिसे हम एडवांस में पे कर दिया, ऐसा खर्च जिसे एडवांस में पे कर दिया, जिसे क्या कर दिया, एडवांस में पे कर दिया। अब आप मुझे बताओ कि अगर कोई खर्चा है जिसे एडवांस में पे कर देते, जैसे एग्जांपल भी देख लो, हम रेंट को एडवांस में पे कर दिए, प्रीपेड रेंट, ठीक है,
हम कोई स्टाफ हमें सैलरी मांगा कि सर मुझे ज़रूरत है, मुझे एडवांस सैलरी दे दो, तो हमने सैलरी एडवांस में दे दिया, एडवांस सैलरी दे दिया, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि सर हम एडवांस में पे कर रहे हैं, यानी खर्चा अभी तक हमारा हुआ नहीं है, इस साल से संबंधित नहीं है, ऐसा खर्चा जिसे एडवांस में पे कर दिया, बट यहां और भी लिख लो एक लाइन, बट इसका संबंध अगले साल से, यानी इस साल का हमारा खर्चा नहीं है, ऐसा खर्चा जिसे एडवांस में पे कर दिया, बट इस एक्सपेंसेस का संबंध, इस खर्चे का संबंध नेक्स्ट ईयर से है, इस खर्चे का संबंध नेक्स्ट ईयर से, इस साल से है ही नहीं, इस खर्चे का संबंध नेक्स्ट ईयर से है, नेक्स्ट ईयर से है। अब आप मुझे बताओ कि अगर ऐसा होगा कि ये खर्चा इस साल का है ही नहीं, तो हम कैपिटल को क्या माइनस करेंगे? ना सर, बिल्कुल भी माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि सर हमारा खर्चा तो हुआ ही नहीं है इस महीने, इस मंथ का, इस साल का हमारा ये खर्चा ही नहीं है, तो हम कैपिटल को कैसे कम कर सकते हैं? सर कैपिटल में तो वही खर्चा कम होगा जो इस साल से संबंधित है, अगले साल का खर्चा अगले साल कैपिटल में से कमेगा, इस साल तो कैपिटल में से नहीं घटेगा सर। तो ठीक है, अब बताओ फटाफट इसकी नेचर क्या है, नेचर क्या है, यानी प्रीपेड एक्सपेंसेस की जो नेचर होती है वो किस तरह की हो? सर आपने बताया था कि ये नेचर असेट की नेचर की होती है। क्यों? क्योंकि सर हमने एडवांस में पे कर दिया, तो अगर वो काम नहीं होता है तो हमें पैसा वापस मिल जाएगा। जैसे सर अगर हम आपको ट्यूशन फी देते हैं, अगर हम आपको एडवांस में देंगे और किसी भी कारणवश आप नहीं पढ़ाओगे तो आप सब पैसा मुझे वापस कर दोगे, तो वो हमारे लिए असेट की नेचर की होती है। वेरी गुड, तो आप जानते हो कि ये क्या होती है, प्रीपेड एक्सपेंसेस की नेचर क्या होती है, असेट होती है। चलो अब हम लोग फटाफट बात कर लेते हैं इक्वेशन की, कि इसका इक्वेशन पे क्या पड़ेगा, अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो सर हम जब एडवांस में पे करेंगे तो हमारा कैश क्या हो जाएगा, कैश और बैंक क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा सर, हमारा घट जाएगा, माइनस कर देता हूं 10,000। और सर कैपिटल में तो कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि इस साल का खर्चा नहीं है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को चुपके से लिखा देता हूं, इस साल का खर्चा नहीं है, इसीलिए हम कैपिटल से माइनस नहीं कर रहे हैं, इस साल का खर्चा नहीं है, मैंने चुपके से लिखा दिया, आपको दिमाग में रहेगा, इस साल का खर्चा नहीं है, इसीलिए हम कैपिटल से माइनस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलो बट सर आप बताओ क्या लायबिलिटीज पे असर पड़ेगा? नहीं, ये सर हमारे एसेट का नेचर का है, हमारा कैश बैंक तो घटा, ठीक है, लेकिन साथ में हमारा एक प्रीपेड एक्सपेंसेस करके हमारा एसेट क्या हो जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा एसेट 10,000 से बढ़ जाएगा। क्या होगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे लिए एसेट हो जाएगा और 10,000 से बढ़ जाएगा। बट सर कैश बैंक 10,000 से कम हुआ, प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000 से बढ़ गया, तो नेट इंपैक्ट एसेट पे हमारा क्या हुआ सर, कुछ भी नहीं होगा, कैपिटल पे भी कुछ नहीं होगा, लायबिलिटीज पे भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। थोड़ा वीडियो को पॉज करके थोड़ा माइंड को भी एनालाइज कीजिए, थोड़ा सा माइंड को भी थोड़ा सा चलाओ, उसको थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर करो, ठीक है। अगर माइंड को सोचने के लिए मजबूर करोगे तभी वो सोचेगा, नहीं तो सोचेगा सब कुछ तो रेडीमेड मिल रहा है, सर बता रहे हैं, सब कुछ तो बता ही रहे हैं, तो हमको चलाने की जरूरत नहीं है। बट ऐसा नहीं है, तुम लोग को भी माइंड को चलाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अकाउंट्स को जो है ना, उसको थोड़ा सा कॉपी और बुक के दुनिया से थोड़ा बाहर आके थोड़ा सोचना पड़ेगा कि बिजनेस में क्या हो रहा है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करेगा। आप अपने अगर बिजनेस आपके आसपास में कहीं नहीं है तो एक दुकान के पास ही जाके देखो, दुकान के पास ही जाके सोचो कि सर दुकान में कैसे सोचेंगे। देखो ये प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या हुआ, आप किसी बनिए की दुकान पे गए, ठीक है, और आप बोल दिए कि हम तुमको एडवांस में पे कर रहे हैं, यानी हम तुमसे कोई सामान खरीदेंगे बट अभी नहीं खरीदेंगे, तुमको 1 महीना बाद खरीदेंगे, हम अभी पे कर देंगे, अभी हम पे कर देंगे, तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अब जरा सोचो कि आप एडवांस में पे कर दिए तो क्या होगा, आपके पास से कैश चला गया, कैश चला गया, लेकिन आपको क्या हुआ, एक राइट अधिकार मिला कि हम पे कर दिए हैं इसको, तो हम फ्यूचर में जाके उससे सामान खरीद सकते, तो वो अधिकार ही आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी आपका असेट है। तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा, तब आप एनालाइज करोगे और तब अकाउंटिंग को अच्छे से समझोगे। आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं, कोई भी रेवेन्यू रिसिप्ट है, ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट है तो उसकी कैसे ट्रीटमेंट होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने एक सैलरी की एग्जांपल दिया था, सैलरी पेड, थोड़ा इसको डिराइव कर देता हूं। ये सैलरी पेड आप समझना कि कोई सा भी रेवेन्यू पेमेंट है, यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, कोई भी रेवेन्यू पेमेंट है
तो रेवेन्यू पेमेंट अगर होता है, जैसे सैलरी हो गया, बिजली बिल हो गया, रेंट हो गया, ठीक है, तो इसका मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर सैलरी पेमेंट हुआ, यानी कोई सा भी रेवेन्यू नेचर का है, उसकी अगर पेमेंट होती है, रेवेन्यू नेचर का क्या है, तो वो आप बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के चैप्टर में देखोगे कि रेवेन्यू नेचर का क्या होता है। जो बार बार आने वाला नेचर का होता है वो रेवेन्यू नेचर, साल में एटलीस्ट एक बार आता है, तो वो हमारा क्या होता है, रेवेन्यू नेचर का होता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि सर अगर हम कोई खर्चा करते हैं, रेवेन्यू नेचर का क्या होता है, एक्सपेंसेज होता है। इस रेवेन्यू पेमेंट को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेज बोलते हैं। तो कोई भी एक्सपेंसेज होता है तो हमारा एक्सपेंसेज बढ़ता है, यानी कैपिटल उससे कम हो जाता है, और जब कैश में पेमेंट करते हैं तो कैश घट जाता है, ठीक है। अगर मान के चलो कोई खर्चा अगर उधार हो गया, तो वही तो हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज में देखा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज में क्या देखा कि कोई खर्चा है जो ड्यू है बट पेमेंट नहीं हुई, तो उसकी वजह से एक लायबिलिटीज का जन्म होता है। फिर हमने देखा कि अगर कोई एडवांस में अगर खर्चा होता है, पेमेंट कर देते हैं, तो क्या ट्रीटमेंट करते हैं। अब बात कर लेते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट की। रेवेन्यू रिसिप्ट कुछ भी नहीं है, ये एक इनकम की तरह काम करता है। ये क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट को आप बोल सकते हो इनकम रिसिप्ट। इनकम रिसिप्ट यानी आपको कोई सा भी कमाई हुआ है, जो पैसा आया है आपके घर में। जैसे अगर एग्जाम्पल बोलूं तो सर एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे आपको कोई कमीशन मिला है, या आपने किराए पे मकान देके रखा था तो आपको रेंट रिसीव हुआ, कमीशन रिसीव हुआ, आपको डिस्काउंट मिला है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको डिस्काउंट मिला हो, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड यानी जो भी आमदनी आपकी होती है, जैसे रेंट रिसीव्ड, आपको रेंट मिला हो, आपको इंटरेस्ट मिला हो, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो इस तरह से जो आपको आमदनी होती है, जो रेवेन्यू नेचर का है, जो बार बार आने वाला नेचर का है, तो उसके वजह से क्या इंपैक्ट पड़ेंगे अपने अकाउंटिंग इक्वेशन पे, ठीक है। तो अपने अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, फटाफट बताओ, सोचो। तो सर जब हमको पैसा आएगा, आमदनी आएगा, तो हम तो ये तो चीज समझ गए कि सर कैश बढ़ने वाला है या बैंक बढ़ने वाला है। अब मैं कैश और बैंक को साथ में लिखूंगा, जो भी हो, आप कैश भी लिख सकते हो, बैंक भी लिख सकते हो, ठीक है। तो सर अगर मान के चलो इनकम होता है 10,000 से, कोई कमीशन मिला तो हमारा 10,000 से कैश और बैंक बढ़ जाएगा। और सर आमदनी बढ़ी, इनकम बढ़ा, सर इनकम बढ़ने से आप बताए थे कि कैपिटल भी बढ़ जाता है, कैपिटल भी बढ़ जाता है। तो सर एक तरफ तो कैश आया, मतलब व्यापार में एसेट बढ़ा 10,000 से, और दूसरा क्या हुआ सर, कैपिटल भी 10,000 से बढ़ गया। इससे लायबिलिटीज पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लायबिलिटीज पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो अब बताओ बच्चों, ऐसा तो हो सकता है कि कोई आमदनी आए, माने कोई आमदनी हुआ बट वो पैसा मिला नहीं, कमीशन तो ड्यू हो गया, हम कमीशन तो कमा लिए, लेकिन बोला कमीशन अगले महीना में दे देंगे। ऐसा हो सकता है कि रेंट, हमने रेंट पे, किराए पे मकान दिया था, रेंट ड्यू हो गया बट अगले महीना बोला कि अगले महीना में दे देंगे, यानी कमाई तो हो गई बट पैसा अभी तक मिला नहीं। उसे हम बोलते हैं अक्रूड इनकम। उसे हम क्या बोलते हैं, अक्रूड इनकम। तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा सर, ये 18वां पॉइंट हो जाएगा, अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम क्या होता है, इसे हम बोलते हैं उपार्जित आय। अगर हिंदी में बात करो इसे हम बोलते हैं उपार्जित। उपार्जित मतलब अर्जित कर लिए हैं, कमा लिए हैं, बट पैसा अभी तक नहीं आया है, पैसा अभी तक नहीं आया है। इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव, इनकम ड्यू यानी कमा लिए हैं बट रिसीव नहीं हुआ है, बट नॉट रिसीव्ड, बट नॉट रिसीव्ड, ठीक है। चलो इसको थोड़ा इधर कर देता हूं मैं। सर अगर इनकम अर्न बट नॉट रिसीव हुआ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इनकम अर्न, अर्न का मतलब हुआ कमा लिए हैं बट नॉट रिसीव, बट नॉट रिसीव्ड यानी कमा लिए हैं बट पैसा नहीं मिला है, कमा लिए हैं बट पैसा नहीं मिला, बट पैसा नहीं मिला। अब ये बताओ कि कमा लिए हैं बट पैसा नहीं मिला, तो ये हमारी किस नेचर की होती है, अक्रूड इनकम किस नेचर की होती है। सर अक्रूड इनकम की जो नेचर होती है, वो हमने कमा लिया बट पैसा नहीं मिला, तो फ्यूचर में तो मिलेगा ना सर। ये हमारी असेट की नेचर की होती है सर, ये हमारी किस नेचर की होती है, असेट की नेचर की होती है।
अगर एग्जाम्पल की बात कर लूं, एक दो एग्जाम्पल आप लोग को बता दूं, तो सर रेंट अक्रूड, रेंट रिसीव जो होने वाला था वो क्या हो गया सर, अक्रूड हो गया। अक्रूड मतलब कमा लिए बट मिला नहीं। कोई कमीशन मिलने वाला था बट वो अक्रूड है, कमीशन मिलने वाला था वो क्या है सर, अक्रूड है, यानी मिला नहीं है। इस तरह से हम देखेंगे एग्जाम्पल्स को, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ इसका इक्वेशन पे क्या पड़ेगा, अपने अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। सर पैसा नहीं आया तो असेट में कैश और बैंक तो नहीं बढ़ेगा, बट कमा लिए हैं तो ये हमारा इनकम तो है सर, ये हमारा इनकम कमा तो लिए हैं तो हमारा कैपिटल इनकम के रूप में तो सर बढ़ जाएगा। मान के चलो हमारा 10,000 का इनकम था, जो पैसा आने वाला था बट आया नहीं, तो 10,000 से तो इनकम बढ़ जाएगा। साथ में सर हमारा असेट जो अक्रूड इनकम का असेट है वो भी बढ़ेगा। अक्रूड इनकम जो हमारा असेट के नेचर का है वो भी 10,000 से बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेटली इक्वेशन क्या बना सर, 10,000 से हमारा असेट बढ़ा, यानी अक्रूड इनकम की वजह से हमारा असेट भी बढ़ा, और साथ में हमारा क्या बढ़ा, कैपिटल भी बढ़ा। लाइबिलिटीज पे सर कोई इंपैक्ट नहीं होगा, लाइबिलिटीज पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं अनअर्न्ड इनकम की। सर ये क्या होता है अनअर्न्ड इनकम? अनअर्न्ड इनकम होता है कि यहाँ पे उल्टा होता है, कमाए नहीं है बट पैसा मिल गया। अनअर्न्ड इनकम क्या बोला, कमाए नहीं है, कमाए नहीं है बट पैसा मिल गया। पहले कमाए नहीं है बट पैसा मिल गया, बट पैसा पहले मिल गया। कमाई अगले साल होगी बट पैसा अभी मिल गया, पैसा पहले मिल गया। अब बताओ जैसे मान के चलो अगर मैं आपसे ट्यूशन फी एडवांस में ले लूं, ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या होगा, पैसा इनकम तो हमारा अगले साल होगा, तो यानी अभी तो कैपिटल बढ़ेगा नहीं, पैसा अभी मिल गया, यानी हमारा असेट कैश और बैंक तो बढ़ जाएगा। साथ में एक जिम्मेदारी भी बढ़ेगी कि बच्चे को अगले साल पढ़ाना है। इससे क्या होगा, एक लायबिलिटीज का जन्म होगा। यानी अनअर्न्ड इनकम किस नेचर की होती है सर, अनअर्न्ड इनकम की जो नेचर होती है वो लायबिलिटीज होती है। इसकी जो नेचर होती है वो क्या होती है, लायबिलिटीज होती है। इसे हम अपने लैंग्वेज में बोलेंगे सर कमाए नहीं है बट पैसा मिल गया, इसे हम बोलेंगे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम जो अगले साल से संबंधित है, ध्यान से सुनना, इनकम जो रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, ये इनकम अगले साल से संबंधित है, रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, बट वो पैसा अभी मिल गया। इनकम जो नेक्स्ट ईयर से संबंधित था वो रिसीव्ड कर लिए एडवांस में, वो रिसीव्ड कर लिए एडवांस में, पैसा पहले मिल गया, पैसा पहले मिल गया। तो अब मैं बताओ मेरे बच्चों इसका एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको चुपके से बताता हूं कि कैपिटल पे इसका असर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा सर, क्योंकि कैपिटल पे इसलिए नहीं पड़ेगा इसका असर क्योंकि पैसा तो इनकम अगले साल से संबंधित था। अगर इनकम नेक्स्ट ईयर से संबंधित था बच्चों, तो हम कैसे हम इसको प्लस कर सकते हैं, इनकम रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, इसीलिए मैंने चुपके से आपको बता दिया इनकम रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। अगर अगले साल से अगर इस साल का इनकम रहता तो फटाफट कैपिटल में जोड़ देते, लेकिन इस साल का इनकम तो है नहीं, वो अगले साल का इनकम है, तो हम कैपिटल में तो नहीं जोड़ पाएंगे। ये मेरी मजबूरी है, ये मेरी क्या है, मजबूरी है, ठीक है। बट पैसा आ गया है, हम कुछ तो अब सर पैसा आ गया है तो हमको रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इनकम रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि हम अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, हम लोग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो नहीं करते। कैश बेसिस में रहता तो चलो अगले साल से है नेक्स्ट ईयर से कोई मतलब नहीं है, इनकम मिला हम बुक कर लेते, कैपिटल को बढ़ा देते। बट सर ऐसा है कि हमारा ये इनकम अगले साल से संबंधित है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा सबसे पहले क्या होगा, कैश क्या होगा, जो अनअर्न्ड इनकम से जो पैसा आया है उससे क्या होगा, हमारा कैश जो है वो बढ़ेगा। कैश क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कैश तो बढ़ गया क्योंकि हमको पैसा अभी मिल गया है, ठीक है, तो कैश बढ़ जाएगा। साथ में एक जिम्मेदारी साथ में आ रहा है कि ये अनअर्न्ड इनकम के नाम से एक लायबिलिटीज भी बन जाएगा कि फ्यूचर में ये इनकम तो इस साल हुआ नहीं पर पैसा पहले आ गया, तो ये हमारे लिए अनअर्न्ड इनकम कहलाएगा, ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, एक लायबिलिटीज कहलाएगा 10,000 से। तो क्या हुआ कि एक तो लायबिलिटीज बढ़ गया, लायबिलिटी कैपिटल पे कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि ये इनकम अगले साल से संबंधित था, साथ में हमारा कैश भी बढ़ गया, ठीक है। अब हम लोग एक थोड़ा सा टिपिकल ट्रांजेक्शन्स है उसको ले रहे हैं। अगर हम
क्रेडिटर के बिल को एक्सेप्ट करते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, एक्सेप्टिंग द बिल ऑफ क्रेडिटर। ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। एक्सेप्टिंग द बिल्स ऑफ क्रेडिटर, बिल्स ऑफ क्रेडिटर यानी कि आप बिल्स पेएबल को एक्सेप्ट कर रहे हो। आपने एक टर्म सुना था बिल्स पेएबल, ठीक है। ये आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में बहुत ही डिटेल में पढ़ाया गया था कि बिल्स पेएबल क्या होता है, ठीक है। ये बिल्स पेएबल एक्सेप्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा समराइज करके समझाने की कोशिश करता हूं कि देखो, मैंने आपसे, ध्यान से सुनना, ये मैं हूं, ठीक है, ये हमारी बिजनेस है, ठीक है, और ये आप हो, ठीक है, ये आप हो। मैंने आपसे क्या किया, उधार खरीदा, मैंने आपसे उधार खरीदा। अगर उधार खरीदा तो क्या हुआ, उधार खरीदा तो हमारे पास गुड्स आया और साथ में लाइबिलिटीज, आप हमारे क्या बन गए, क्रेडिटर बन गए। आप हमारे क्या बन गए, क्रेडिटर बने। जब हमने आपसे उधार खरीदा तो आप हमारे क्या बन गए, क्रेडिटर बन गए। अब आप बोल रहे हो कि हमको आप पे उतना भरोसा नहीं है कि हम आपको गुड्स उधार दे दे, ठीक है। एक काम करो, आपको मैं एक बिल लिख के दे रहा हूं, आप उसे एक्सेप्ट कर लो। मैं क्या बोल रहा हूं, आप क्या बोल रहे हो कि मैं एक बिल लिख के दे रहा हूं, आप एक्सेप्ट करो। यानी क्रेडिटर ने क्या किया, एक बिल लिखा, ठीक है। बिल क्या किया, लिखा, बिल इशू किया, बिल इशू किया, और मैंने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। मैंने क्या किया, ये हमारी बिजनेस है और मैंने क्या किया, इस बिल को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो जैसे ही मैंने एक्सेप्ट किया तो ये जो हमारी क्रेडिटर थे, आप जो हमारे क्रेडिटर थे, वो क्या हो गया, खत्म हो गया और एक नया लायबिलिटीज का जन्म हुआ जिसे हम बिल्स पेएबल के नाम से जानते हैं। क्रेडिटर खत्म हो गया और बिल्स पेएबल क्या हुआ, बन गया, ठीक है। तो इस तरह से बिल्स पेएबल वर्क करता है कि बिल्स पेएबल क्या होता है कि एक डॉक्यूमेंट्स के रूप में होता है जो में लिख के दे दिया जाता है कि आपको इतना दिन में पेमेंट करना है। यानी मैंने अगर आपसे उधार माल खरीदा तो मैं आपको पेमेंट करूंगा इतना दिन के बाद। तो हमारे लिए एक नया लायबिलिटीज का जन्म हुआ जिसे हम बिल्स पेएबल के नाम से जानते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट्स करके जरूर बताना कि ये आपको एक्सेप्ट कर, बिल जब क्रेडिटर का एक्सेप्ट करते हैं वो समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो चलो सर, इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन फटाफट बता दो कि इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या पड़ेगी एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी से। एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी से क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो मैंने आपको जो बताया कि पहले से हमारा क्रेडिटर थे, आप पहले जब हमने आपसे गुड्स खरीदा तो आप हमारे क्रेडिटर थे। अब आप वो क्रेडिटर नहीं रहेंगे क्योंकि आपने क्या किया, बिल लिख के दे दिया, हमने बिल स्वीकार कर लिया। तो क्रेडिटर क्या हो गया, माइनस हो जाएगा और एक नया लायबिलिटीज का जन्म होगा जिसे हम बिल्स पेएबल के नाम से जानते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, बिल्स पेएबल बोलते हैं। तो बिल्स पेएबल के रूप में हमारा एक नया लायबिलिटीज बन के तैयार होगा, ठीक है। और उस लायबिलिटीज को, यानी कि 10,000 से हमारा एक नया लायबिलिटीज बनेगा। यानी अल्टीमेटली क्या हुआ, आपका असेट में कोई चेंज नहीं हुआ, कैपिटल में कोई चेंज नहीं हुआ और लायबिलिटीज में भी कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि आपका क्रेडिटर कम गया और बिल्स पेएबल बढ़ गया। इसीलिए जब आप देखोगे, जब जर्नल एंट्री सीखोगे तो एंट्री क्या होता है आपका, जब नया बिल्स पेएबल आप इशू करते हो तो क्रेडिटर हमारा क्या होता है, डेबिट हो जाता है क्योंकि क्रेडिटर का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो वो डेबिट होता है और बिल्स पेएबल क्रेडिट होता है। ये आपको अभी समझने की जरूरत नहीं है, जब हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे तो आप लोग अच्छे से सीख लोगे, ठीक है। तो ये था कि जब आप क्रेडिटर से बिल एक्सेप्ट करते हो, क्रेडिटर से बिल एक्सेप्ट करते हो तब क्या एंट्री होती है। अब हम लोग बात करते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 21, डिप्रीसिएशन चार्ज ऑन एसेट, ठीक है। डिप्रीसिएशन या कभी कभी क्या होता है, अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। डिप्रीसिएशन जो चार्ज होता है वो फिक्स्ड एसेट्स पे होता है और अमोर्टाइजेशन जो चार्ज होता है वो इंटेंजिबल एसेट्स पे चार्ज होता है। डिप्रीसिएशन चार्ज होता है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स पे और अमोर्टाइजेशन चार्ज होता है इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स पे। तो मैंने क्या बोला, डिप्रीसिएशन और अमोर्टाइजेशन चार्ज्ड ऑन एसेट। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। मैंने क्या बोला, डिप्रीसिएशन जो ये जो होता है वो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। टेंजिबल क्या होता है सर, टेंजिबल वो एसेट होता है जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, ठीक है। वो होता है टेंजिबल, जैसे हमारा बिल्डिंग हो गया, हमारा प्लांट हो गया, हमारा मशीन हो गया, ये सब टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में होता है। अमोर्टाइजेशन किस पे होता है, वो इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होता है। किस पे होता है, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। एफए का मतलब होता है इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। ये कौन होता है सर, जिसे ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं। जैसे कि सर गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब अमोर्टाइजेशन होता है। पेटेंट, कॉपीराइट,
अमोर्टाइजेशन का मतलब हुआ कि वैल्यू को कम करना, एसेट के वैल्यू को कम करना। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है सर, जैसे मशीन हो गया, प्लांट हो गया, ये सब मशीन, प्लांट, फर्नीचर एटसेट्रा, ठीक है, एटसेट्रा। तो अब समझते हैं ये डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन होता क्या है। तो सर डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन होता है कि ये एक नॉन कैश एक्सपेंसेस, ध्यान से सुनना, ये एक नॉन कैश एक्सपेंसेस है, नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन कैश एक्सपेंसेस है, ये नॉन कैश एक्सपेंसेस है। इट रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एसेट, जो एसेट के वैल्यू को कम करती है। ये नॉन कैश एक्सपेंसेस है जो एसेट के वैल्यू को कम करती है, जो एसेट के वैल्यू को कम करती है, को कम करती है, ठीक है। ये सब चीज समझना बहुत जरूरी है, एसेट के वैल्यू को क्यों कम करती है, ये सब चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। ये आप बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में मैंने इसको पढ़ाया था, आप जरूर देखना, अगर तब भी नहीं समझ में आता है तो जरूर हमसे पूछना, ठीक है। मैंने टोटल बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में अप्रॉक्स 8 to 9 क्लासेस दिए थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर में आपको काम आने वाले, उस सारे कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से आपको समझ में आनी चाहिए। चलो अब हम फटाफट बात कर लेते हैं इसके इक्वेशन की, असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज पे क्या असर पड़ेगा। तो सर सबसे पहले आपने बताया डिप्रिसिएशन खर्चा है, तो सर डिप्रिसिएशन खर्चा है तो ये तो माइनस करेगा ना सर कैपिटल को, कैपिटल को क्या करेगा, माइनस करेगा। मान के चलो हमने 10,000 का डिप्रिसिएशन चार्ज किए तो 10,000 का माइनस होगा। और सर आपने बताया ये चार्ज होता है एसेट के ऊपर, तो ये एसेट को तो कम करेगा ना सर, एसेट को कम कराने के लिए तो डिप्रिसिएशन करते, तो हमारा एसेट कम हो जाएगा और साथ में सर कैपिटल कम हो जाएगा, लायबिलिटीज पे कोई असर नहीं पड़ेगा सर, लायबिलिटीज पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो अब हम लोग को अब बस एक लास्ट 1 से 2 ट्रांजेक्शन बचा होगा। अब देखो फटाफट एक कॉन्सेप्ट आता है आपके सामने में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये क्या होता है सर। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है कि ये हमारी बिजनेस है, ये हमारी बिजनेस है और ये मैं हूं, ये हमारी बिजनेस है। हम क्या करते हैं, इस बिजनेस में पैसा लगाते हैं, हम इस बिजनेस में क्या करते हैं, अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, जिसे किसके नाम से जाना जाता है सर, इसे कैपिटल बोला जाता है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे क्या बोला जाता है सर, इसे कैपिटल बोला जाता है। अब बिजनेस इस पैसे पे क्या करती है, इंटरेस्ट दे देती है, क्या दे देती है, इंटरेस्ट दे देती है, इंटरेस्ट दे देती है कैपिटल के ऊपर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम पैसा लगाए हैं तो हम फ्री में तो नहीं लगाए, बदले में हमको भी कुछ मिलना चाहिए, तो उस पैसे के ऊपर इंटरेस्ट बिजनेस देती है। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है सर, बिजनेस के लिए खर्चा है, बिजनेस के लिए क्या है सर, ये खर्चा, ये एक्सपेंसेस है। बट सर ये हाथ में नहीं देती है, ये कैपिटल में जोड़ देती है, क्या करती है, कैपिटल में जोड़ देती है। तो इसके वजह से जो अकाउंटिंग इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो क्या बनेगा सर कि चूंकि ये खर्चा है तो एक्सपेंसेस को सर कम करेगा, सॉरी खर्चा है तो ये कैपिटल को माइनस करेगा। मान के चलो 10,000 हमने पूंजी पर ब्याज दिया तो ये कैपिटल को क्या किया, 10,000 से कम कर दिया, ठीक है। और दूसरा क्या होगा सर, दूसरा ये मैंने बताया कि कैपिटल को जोड़ दिया जाता है, कैपिटल को, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमारा है ये आईओसी, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या होगा, 10,000 से कैपिटल को जोड़ देंगे तो अल्टीमेटली कैपिटल पे कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि कैपिटल के खर्चा की वजह से हमारा कैपिटल कम हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से हमारा कैपिटल बढ़ गया। तो अल्टीमेटली ना असेट पे चेंज हुआ, ना कैपिटल पे चेंज हुआ, ना लायबिलिटीज पे इसकी कोई परिवर्तन हुई। अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है सर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अब देखो ये आपकी बिजनेस है, ये आपकी बिजनेस है, और कभी कभी क्या करते हो, जैसे आपने पैसा लगाया और ये मैं हूं, ठीक है, तो मुझे पैसे की जरूरत पड़ती है तो मैं क्या करता हूं, पैसा बिजनेस में से निकाल लेता हूं, कैपिटल विथड्रॉ करता हूं, क्या करता हूं, कैपिटल विथड्रॉन करता हूं। जिस तरह से बिजनेस कैपिटल पे इंटरेस्ट देती है उसी तरह से हमें इस कैपिटल विथड्रॉन पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इस कैपिटल विथड्रॉन पे क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या देना पड़ेगा, करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस के लिए क्या होता है, ये इनकम होता है, ये बिजनेस के लिए क्या होता है, इनकम होता है। बट इससे क्या होता है, कैपिटल कम हो जाता है। जिस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बढ़ाता था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैपिटल को क्या करता है, कम करता है, ठीक है। तो अगर हम इक्वेशन की बात कर ली, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, तो क्या हो रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग करने से हमने बोला इनकम है, तो इनकम है तो कैपिटल बढ़ जाएगा। 10,000 से मान के चलो 10,000, हम हर जगह 10,000 ले लें, 10,000 कुछ नहीं है, बस जस्ट एक अमाउंट मैंने एज्यूम करके लिया आपके सामने में, कैपिटल बढ़ेगा,
ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग जो है वो एक लाइबिलिटी, कैपिटल को क्या करता है, कम करता है, कैपिटल को क्या करता है, कम करता है। तो इससे आपका कैपिटल कोई चेंज नहीं होने वाला है अल्टीमेटली, ना कैपिटल चेंज होगा ना लाइबिलिटीज चेंज होगा। चलो, तो आज हम लोगों ने सारे ट्रांजैक्शंस, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को कवर कर लिया, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अकाउंटिंग जर्नी का। मैं इतना क्यों इस पे फोर्स कर रहा हूं, क्योंकि देखो इससे आप सीखोगे कि अल्टीमेटली बिजनेस में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, और इसी के बेसिस पे आपको देखेंगे जर्नल से रूल्स बताए जाएंगे कि कब डेबिट होता है, कब क्रेडिट होता है, जर्नल एंट्री सिखाया जाएगा, लेजर। तो आज का क्लास और कल का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आपको अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो दोबारा जरूर इस क्लास को देखिएगा। मैंने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। फिर भी हो सकता है कि मेरे से भी कुछ कमी हो, मैं भी कोई ऐसा पॉइंट हो जो आपको अच्छे से समझा नहीं पाया हो, तो आप जरूर बताना कि सर ये पॉइंट मेरे से समझ में नहीं आया, ठीक है। तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं फिर से वापस से आपको समझाने की प्रयास करूंगा। हमेशा मैं कोशिश करता हूं कि आप ही लोगों से सीखूं और फिर वापस आप ही लोगों को सिखाऊं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आप लोग का प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम शुरू होगा, बहुत सारे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग के पास डॉक्टर एसके सिंह का बुक होगा। अगर नहीं भी होगा तो मैं क्वेश्चन सामने में आप लोग को दिखाऊंगा, बट आप किसी भी बुक को रेफर कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आपके पास अरेंज हो तो आप एसके सिंह का बुक ले लेना, क्योंकि हमको कोई एक बुक रेफर करना है, तो मैं एसके सिंह का बुक रेफर कर रहा हूं। हाँ, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जो एसके सिंह बुक में नहीं है बट मुझे लगता है कि ये आपको सीखना चाहिए, तो मैं किसी दूसरे बुक से भी मैं उठा के मैं वो आपको क्वेश्चंस जरूर कराऊंगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय। आप लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलना, तब तक के लिए जय हिंद।